तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको कि अभी हाल ही में किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किसे किया गया है? तो आंसर होगा गरबा नृत्य को। तो अभी यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। और इस तरह से गरबा नृत्य ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा पाने वाला भारत की 15वीं विरासत है, 15वीं धरोहर है। और ये फैसला भी कहाँ पे लिया गया? तो अभी 5 दिसंबर 2023 को अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, वहां पे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बनाई गई यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक हुई, वहीं पे ये घोषणा की गई। और अब आप कह सकते हो कि इस लिस्ट में भारत के 15 इंटेंजिबल साइट्स यानी कि अमूर्त धरोहरें शामिल हो चुकी है, जिसमें से 15वीं ये हो गई है गरबा नृत्य। इससे पहले 14वीं नंबर की कौन सी थी? पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा थी, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। बाकी मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में आ जाए शायद, वैसे मैंने आपको कई बार क्लियर किया है ये कि अमूर्त धरोहरों से क्या मतलब है, इंटेंजिबल साइट से क्या मतलब है। मतलब ऐसी धरोहर जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कि नृत्य हो गया, गरबा नृत्य, नृत्य किया जाता है, नृत्य को आप छू सकते हो क्या? नहीं। इससे पहले दुर्गा पूजा बनी थी, पूजा है वो, क्या उसे छू सकते हो? मेला हो गया, जैसे कि कुंभ का मेला, क्या उसे छू सकते हो? तो ये सब आती है अमूर्त धरोहरों में। वहीं अगर इसका उल्टा बात कर लेंगे, मूर्त धरोहर, टेंजिबल साइट्स, तो ऐसी धरोहर जिसे हम छू सकते हैं। और आपको पता है इस तरह की मूर्त धरोहरें, टेंजिबल साइट्स भारत में कितनी हो चुकी है? 42 हो चुकी है। 42 नंबर की बनी थी होयसला मंदिर, जो कि है कर्नाटक में। उससे पहले 41 नंबर के बना था शांति निकेतन, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और उससे पहले 40वां विश्व धरोहर स्थल बना था धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। और उससे पहले 39 नंबर की बनी थी तेलंगाना में, जो रुद्रेश्वर मंदिर है, या रामप्पा मंदिर आप कह दो, वो। अच्छा, यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल यह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में। और यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो आंसर होगा 2 है, एक अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। और ये भी याद रखना, केरल के कोझिकोड को भारत के पहले साहित्य के शहर, फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की भी घोषणा की गई है, जबकि ग्वालियर बना है संगीत का शहर। और एक और पॉइंट याद रखना कि विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। ये पश्चिम बंगाल में है। और ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में ये जो टैग मिला इसे, ये अमूर्त धरोहरों को ही दिया जाता था, लेकिन पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये टैग दिया गया है, इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई। 1945 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी जानकारियां दी है सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, फिर बताओ कि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार लगातार तीसरे साल कोलकाता ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर रहा है अपराध के मामलों में। मतलब बाकी भारतीय शहरों के मुकाबले कम आपराधिक मामले यहाँ पे दर्ज किए गए। तो इस मामले में, यानी कि सेफिएस्ट सिटीज के मामले में पहले स्थान पे कोलकाता है, दूसरे पे चेन्नई है, तो तीसरे पे कोयम्बटूर है। और अभी आपने पढ़ा होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक और रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें इसने बताया था कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में टॉप पे कौन सा शहर है? तो आंसर होगा दिल्ली है। शहरों में दिल्ली टॉप पे था, राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पे था, तो वो भी याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार LIC ये $500 बिलियन के भंडारण के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बीमा कंपनी बन गया है। तो वहीं अगर बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है,
तो ये जर्मनी देश की एक बीमा कंपनी है, नाम है एलियांज एसई। दूसरे स्थान पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तीसरे पे निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और चौथे पे है एलआईसी। एलआईसी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एलआईसी की बात करें, स्थापना होती है 1956 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, तो अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी को। तो अभी टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के जो फुटबॉल प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, इनको 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। और आप कह सकते हो लियोनेल मेसी ये सम्मान पाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। अभी आपको याद होगा बैलन डी और पुरस्कार भी इनको मिला था। और आपको याद हो तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो उसका 22वां संस्करण था, कतर में खेला गया था, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट था लाइब, इसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। और यहाँ पे अर्जेंटीना के कप्तान रहे लियोनेल मेसी और इसके लिए इन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो लियोनेल मेसी इन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 और टीम ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का खिताब भी जीता। तो इन सब कारण से अभी लियोनेल मेसी न्यूज़ में थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पे रहा? तो आंसर होगा तरियानी। तो अभी नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें तेलंगाना के आसिफाबाद जिले का तरियानी ब्लॉक पहले स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान कोशांगी ब्लॉक को मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस रैंकिंग में 329 जिलों के 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया। अब जारी किया नीति आयोग ने, तो इसके बारे में जान लें। देखो, नीति आयोग ये योजना आयोग के जगह पे लाया गया था सन 2015 में। स्थापना होती है मतलब 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म हो गई। अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, जो भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे याद रखना, ये अध्यक्ष 3 चीजों के हैं। एक तो नीति आयोग, एक CSIR और एक इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्य परिषद। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी है। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अमेरिका के द्वारा ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर होगा निखिल डे को। तो अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने निखिल डे को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वैसे तो ये अवार्ड 11 लोगों को मिला है, लेकिन उन 11 में से एकमात्र भारतीय है ये निखिल डे, तो इन्हीं का नाम हमको याद रखना है। अच्छा, अब बात आएगी कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिला। तो भारत में सामाजिक आंदोलनों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। ये किस राज्य से हैं? ये राजस्थान से हैं। और याद रखना है, वे भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी हैं। अच्छा, क्या इस तरह का अवार्ड इन्हें पहली बार मिला है? नहीं, इससे पहले भी ये सम्मान एक भारतीय को मिल चुका है। उनका नाम अंजलि भारद्वाज है। उन्हें 2021 में ये पुरस्कार मिला था। वे सतर्क नागरिक संगठन के संस्थापक हैं। तो इस प्रश्न में मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि पुरस्कार का नाम क्या है, किसे मिला है, किसके द्वारा दिया गया, क्यों दिया गया, ये भारत में किस राज्य से हैं और वे किस संगठन के सह संस्थापक हैं। इनसे पहले ये अवार्ड किसे और कब मिला था। बाकी अगर ऑप्शन में चलोगे तो आपको याद है पेरुमल मुरुगन साहित्य के लिए 2023 का JCB पुरस्कार जीता था इन्होंने, इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। और ललित नटराजन 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार इन्होंने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सेबेस्टियन मावोरा और मिशेल जर्राटे। तो मिशेल जर्राटे ये तो मैक्सिको से हैं और सेबेस्टियन मावोरा ये केन्या से हैं। और इन दोनों को अभी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ पे दिया गया इनको ये सम्मान? तो इनको ये सम्मान यूनाइटेड अरब अमीरात में जो COP28 का आयोजन हुआ, वहीं पे इनको ये सम्मान मिला है। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। तो फेमस सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, जिनको अभी 2023 के लिए टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर चुना गया है।
इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल वाला 2022 का टाइम का जो पर्सन ऑफ द ईयर वो किससे चुना गया था? यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। टाइम मैगजीन ये अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है और इसकी स्थापना होती है 1923 में। सिंपल सा याद रखेंगे, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसे? टेलर स्विफ्ट को। अच्छा, इसी तरह से आपको एक प्रश्न और याद आएगा, अभी 2023 में ही हमने पढ़ा था कि टाइम मैगजीन की 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की जो सूची आई थी उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें से एक लद्दाख है और दूसरा है उड़ीसा का मयूरभंज। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रशस्ति श्रीवास्तव को। तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अधिकारी हैं ये, और अभी वैगन से सामान लोड करने, उसे उतारने और मालगाड़ी परिचालन में समय बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कन्वेयर बेल्ट के आविष्कार के लिए उन्हें ये अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार मिला है। ये जो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है ये भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार है जो भी दिया गया है प्रशस्ति श्रीवास्तव को। नाम इंपॉर्टेंट है। वैसे आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, और पहले रेल मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई। अभी रेलवे बोर्ड की जो नई अध्यक्ष और सीईओ बनी है उनका नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा, और इस पद पर आने वाली वो पहली महिला है, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। बाकी नंदिनी दास का नाम जानते हो, भारतीय मूल की लेखिका हैं जिनको अभी 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला। स्वाति नायक 2023 के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला, और रामचंद्र गुहा इनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने जीता है 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश को भारत में उसके प्रकृति पर्यटन उद्योग और जिम्मेदार पर्यटन में लगातार प्रदर्शन के लिए ये सम्मान मिला है। वैसे आप जानते हो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और वर्तमान में अगर बात करें डेटा में तो यहाँ पे कितने टाइगर हैं? अभी जो नया टाइगर रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 785 टाइगर है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कोप 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता? तो आंसर होगा आईआईटी मंडी। आपको तो पता ही अभी 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में, और अभी यहीं पे आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखो, पूरे विश्व में ऐसी यूनिवर्सिटी जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रही है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को हर साल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार किया गया आईआईटी मंडी को। वैसे आईआईटी मंडी का लक्ष्य है आने वाले 10 सालों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और शून्य कार्बन उत्सर्जन नीति पर कार्य करना। तो एक लाइन में याद रखना कि कोप 28 बैठक में आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि जो बिहार स्टेट है उसको भी कोप 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड ये किसे मिला है? तो आंसर होगा मुरली श्रीशंकर को। तो लॉन्ग जंपर हैं ये मुरली श्रीशंकर, और इनको केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केरल के खेल समुदाय में एक विशिष्ट सम्मान है, और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मुरली श्रीशंकर की बात करें तो अभी इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में लॉन्ग जंपिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। और इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड का नाम भारत के भूतपूर्व वॉलीबॉल प्लेयर जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है। और आपको बता दूं, जिमी जॉर्ज ये अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले वॉलीबॉल प्लेयर थे। फिर बताओ, अभी हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो फाइनेंशियल टाइम्स के तहत प्रसिद्ध प्रकाशन द बैंकर के द्वारा फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया। तो फेडरल बैंक को नवाचार, ग्राहक केंद्रीय सेवाओं और पिछले सालों में बैंकिंग उद्योग में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। फेडरल बैंक की बात करें, स्थापना इसकी 1931 में होती है। हेडक्वार्टर है कोच्चि केरल में,
MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन, और इसने अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए बैंक ऑन द गो नाम से एक पहल शुरू की थी, और उससे पहले एक AI चैटबॉट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है फेडी। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए कि दिसंबर 2023 में भारत में पहली बार पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की, जिसका आयोजन भारत में हुआ। याद रखना, पहली बार इसका आयोजन भारत में हुआ है। और भारत में भी कहाँ पे? बंगलुरु में। बंगलुरु में जो कोरामंगला इंडोर स्टेडियम है वहां पे अभी 6 से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। और इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय टीम कौन सी बनी है ये भी याद रखो, अहमदाबाद डिफेंडर्स। वैसे इसमें टोटल 6 टीमें हिस्सा ले रही है। और अगर बात करें वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की, तो इसकी शुरुआत होती है 1962 में, और आखिरी जो इसका टूर्नामेंट था 2022 वाला, उसमें विजेता रहा था इटली। किसको हराया था? पोलैंड को हराया था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 17। तो जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन अभी 23 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2023 तक हुआ। कहां पे हुआ? आर्मेनिया के येरेवन में। और इसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज है। 3 गोल्ड किस किसने जीते? पायल ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में, निशा ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में और आकांक्षा ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राजकुमार रामनाथन ने। तो कालाबुरागी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की हम बात कर रहे हैं, और ये हुआ कहां पे? तो कालाबुरागी ये स्थान है, ये कहां पर है? कर्नाटक में है। तो आप कह सकते हो कर्नाटक में जो चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम है वहां पे ये हुआ, और इसको जीता है राजकुमार रामनाथन ने। इसमें उप विजेता रहे डेविड पिचलर। ये ऑस्ट्रिया देश के हैं। ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल होती है वियना, और वियना आप जानते ही हो किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में जेब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा हुमा कुरैशी ने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, जिन्होंने अभी अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है जेब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, और इसे अभी उन्होंने बंगलुरु लिटरेचर फेस्टिवल के 12वें संस्करण के दौरान लॉन्च किया है। आपको याद होगा अभी ट्विंकल खन्ना, इन्होंने अपनी एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। विवेक अग्निहोत्री माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नाम से बुक लिखी, और प्रियंका चोपड़ा की एक बुक आई थी अनफिनिश्ड अ मेमोयर। फिर बताओ अभी हाल ही में नए भारत का समावेद नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो आंसर होगा रामनाथ कोविंद ने। कौन है ये? हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। इन्होंने अभी नई दिल्ली में नए भारत का समावेद नाम की जो बुक है उसको लॉन्च किया है। इस बुक में भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का कलेक्शन है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे कुछ बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इन सभी का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। अभी नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक बुक आई थी जिसका नाम है कर्मोदय ग्रंथ। इसको लॉन्च किया था अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। एक इनके ऊपर एक बुक आई थी नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, इसको लिखा था सुदेश वर्मा ने। एक बुक आई थी मोदी कॉमन मैन्स पीएम, इसको लिखा था किशोर मकवाना ने। एक बुक आई थी नरेंद्र मोदी यस ही कैन, इसको लिखा था डीपी सिंह ने। एक बुक आई थी मोदी मेकिंग ऑफ अ पीएम, इसको लिखा था विवियन फर्नांडीज ने। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बुकें लिखी हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम वॉरियर, जिसको खुद नरेंद्र मोदी ने लिखा है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। तो हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। अच्छा, 7 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना होती है, और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है,
और इसमें सदस्य देश हैं 193। भारत भी इसका सदस्य है। वैसे 7 दिसंबर को नोट करना, सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आप मुझे बताओ कि भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो का उत्तर बताता हूं। आंसर होगा 2027 से। और आप जानते हो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो आंसर होगा विक्रम देव दत्त हैं। इसी साल नए बने थे ये। फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 दिसंबर को। तो हर साल 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता फैलाना। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा लाल दुहोमा। तो आपको याद ही है, JPM यानी कि जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता हैं लाल दुहोमा, जो कि अभी मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 8 दिसंबर को अपने पद की शपथ ले ली है। आपको पता है अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। कौन कौन से 5 राज्य? मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। जिसमें हमने देखा 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई और मिजोरम में JPM पार्टी, वहां की लोकल पार्टी है, वो विजेता रही। अभी हमने पढ़ा तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? रेवंत रेड्डी उनका नाम है। और मिजोरम में बन गए हैं कौन? लाल दुहोमा बन गए हैं। बाकी बात मिजोरम की है तो ये रहा मैप में मिजोरम। देखो, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मुख्यमंत्री आपने कहा लाल दुहोमा बन गए। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंभमपति। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा समीर शाह को। तो अभी ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह को BBC मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? रिचर्ड शार्प का। BBC ये यूनाइटेड किंगडम की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसकी स्थापना होती है 1922 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। वैसे आप जानते हो अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, ये अजय बंगा, और अभी ये वर्ल्ड बैंक के हेड बने थे। रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे। तो अरिंदम बागची जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे ये। तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने AI न्यूरल नेटवर्क जेमिनी AI को लॉन्च किया है। न्यूरल नेटवर्क, इसको इंसानों में न्यूरॉन्स की तरह समझा जा सकता है जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो ये जो जेमिनी AI है, ये भाषा का अनुवाद करने, टेक्स्ट लिखने, डिटेल्स में सवालों के जवाब देने और क्रिएटिव कंटेंट आसानी से तैयार कर सकने में मदद करेंगे। ये प्रोग्रामिंग के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट भी तैयार कर सकता है। तो इसको डेवलप किया है गूगल ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ये किसने बनाया? तो आंसर होगा जापान और यूरोपियन यूनियन ने। तो अभी विश्व का सबसे बड़ा और एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA, इसे जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के तैयार किया है और अभी इसे 1 दिसंबर से जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन का फ्यूजन करके हीलियम बनाया जाएगा जिसकी वजह से हीट और लाइट के रूप में एनर्जी उत्पन्न होगी। अच्छा, जब भी आप लोग न्यूक्लियर की बात करते हो तो 2 शब्द आपने जरूर सुने होंगे। एक है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, और एक है न्यूक्लियर फिजन, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो अगर फ्यूजन की हम बात करते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक परमाणु केंद्रकों यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियाई के मिलने की नाभिकीय प्रक्रिया है जिससे बड़े तत्वों का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सूर्य का। वहीं अगर फिजन की बात करते हैं, इसमें भारी नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है जिससे भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिक में विभाजित हो जाते हैं और इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है।
और वर्तमान में न्यूक्लियर प्लांट में इसी प्रक्रिया का यूज करके हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। अच्छा चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में B.R. अम्बेडकर जी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसकी हाइट कितनी है? तो आंसर होगा 5 फुट 11 इंच। तो अभी 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर जी के निधन की स्मृति में, उनकी याद में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी दिन अभी राजस्थान के जयपुर वैक्स म्यूजियम जो कि है नाहरगढ़ किले में, वहां पे अभी इनकी मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसे लॉन्च किया गया, जिसकी हाइट है 5 फुट 11 इंच और इस प्रतिमा, इस स्टेचू का वजन है 38 किलोग्राम। चलो फिर बताओ, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो आंसर होगा एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। बात हुई है यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI 2023 समिट की, जिसका आयोजन 12 से लेके 14 दिसंबर 2023 तक होना है। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसकी थीम है एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी शुरुआत जून 2020 में 15 सदस्य देशों के साथ की गई थी और अब इसमें 28 सदस्य देश और यूरोपियन यूनियन जुड़ गए हैं। अच्छा चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहां ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको पता है COP 28 का आयोजन ये कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और अभी यहीं पे ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की गई। किसने की? भारत और यूनिसेफ ने, जिसका उद्देश्य है ग्रीन इनिशिएटिव्स यानी कि हरित पहल में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। देखो पहले हम यूनिसेफ की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1946 में। फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। और COP 28 से आपको याद होगा, अभी यहीं पे ही किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड जीता था? IIT मंडी ने। और बिहार को भी अभी COP 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला था। अच्छा 2023 में COP 28 का आयोजन आपने कहा यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। इससे पिछले साल 2022 में COP 27 का आयोजन हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में। और सबसे पहले की बात करें COP फर्स्ट, इसका आयोजन 1995 में हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। अच्छा भारत में भी ये एक समिट हो चुका है COP 8, ये सन 2002 में हुआ था, वो भारत में हुआ था। अब एक और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठक है COP 33 वाला, जो कि 2028 में होगा। ये हो सकता है कि ये भारत में हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी पक्का नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है, यूं समझ सकते हो। ध्यान रखना ये